वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लास। स्टूडेंट्स, सबका स्वागत है प्रभात शर्मा क्लासेस में। और आज हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर्स करेंगे सिविक्स के चैप्टर नंबर 1 ऑन इक्वालिटी। प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्स्ट्रा वर्क किया था, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए थे जैसे ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज। तो उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अपना कंटिन्यू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या कहता है ये जरा देख लेते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच इनइक्वालिटीज इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। कहने का मतलब ये हुआ वो कैसे, ऐसे कौन से रीजंस हैं कि हमारे देश में जो इनइक्वालिटी जो फैली हुई है, जो लोग फॉलो करते हैं, जो अप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी, भेदभाव जो करते हैं लोगों के बीच में, वो किस किस रीज़न की वजह से इनइक्वालिटी फैली हुई है, भेदभाव फैला हुआ है। तो आइए ज़रा देखते हैं। इनइक्वालिटी इज़ बीइंग प्रैक्टिस्ड इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ। स्टूडेंट्स, हमारे देश में जो है, हमारे इंडिया में जो है वो काफ़ी कई तरह के फैक्टर्स पर इनइक्वालिटी फैली हुई है। जैसे अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ, इसमें लिखा हुआ है कास्ट। तो कास्ट की बात करें, कास्ट के बेसिस पर ये जो इनइक्वालिटी फैली हुई है, ये बिल्कुल जाति की बात करें, हम जैसे बोलते हैं कि कोई भी, जैसे कोई हाई कास्ट का होता है तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, कोई लो कास्ट का होता है तो उसको कम इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसको भेदभाव किया जाता है। बोलता है, अगर बोलते हैं कि भाई ये तो लो कास्ट का, इसके साथ खाना खाना बेकार है, या फिर इसके साथ दूर रहो, ये सोसाइटी का पार्ट नहीं है, इसके साथ दूरी रखा करो, डिस्टेंस रखा करो, कोई काम का नहीं है। तो इस तरह से कास्ट के बेसिस पर भी हो सकता है, जहाँ वो लो कास्ट का क्यों ना हो। हाई कास्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, वही अगर इसके साथ काम करेंगे, इसके साथ उठे बैठेंगे तो हम भी, हमारी भी रिस्पेक्ट की जाएगी, हमारे भी क्या है, अच्छी खासी वो होगी। नेक्स्ट बोल रखा है रिलीजन। रिलीजन के बेसिस पर भी इनइक्वालिटी प्रैक्टिस की जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कोई भी कंट्री उसमें जिसमें ज़्यादा मेजॉरिटी होती है लोगों की, लोग उसी रिलीजन को इम्पोर्टेंस देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं इंडिया की, इंडिया में हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी यानी कि हिंदुओं का देश। तो यहाँ पर मेजॉरिटी जो है हमारे देश में, पॉपुलेशन जो है वो इंडिया हिंदुओं की है। तो यहाँ पर हिंदुओं को अच्छा माना जाता है। बाकी अदर जो माइनॉरिटीज़ में आते हैं, जैसे हमारे क्रिश्चियनिटी हो गया रिलीजन, या फिर मुस्लिम हो गया, इसमें थोड़े पीपल्स कम हैं, पॉपुलेशन कम है, तो उनके साथ भेदभाव किया जाता है। बट ऑलमोस्ट हमारा देश का रूल भी, हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है कि इन और इंडिया ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। तो ये हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कहता है किसी भी धर्म को क्षति पहुंचाने के लिए हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरे धर्म को डैमेज पहुंचे, लोगों की फीलिंग्स को डैमेज पहुंचे। नेक्स्ट इसमें दे रखा है डिसेबिलिटी। अगर कोई बच्चा, अगर कोई पर्सन डिसेबल है, हैंडीकैप्ड है, अपंग है, या कोई उसका पार्ट नहीं है बॉडी का, कटा हुआ है या जला हुआ है, या अंधा है, गूंगा है, तो उसके साथ भेदभाव किया जाता है। उसको बोले जाता है अरे ये क्या करेगा, ये क्या दौड़ेगा। अगर रेस में बात करें, अरे वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, बेशक फिजिकली तो नहीं है, मेंटली तुमसे आगे बहुत निकल जाएगा वो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो लोग अपंग होते हैं, जो इंसान, जो बच्चा क्लास में, लोग इसकी खिल्ली उड़ाते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं, तो वो हंसी उड़ाना ही भेदभाव हुआ, हमारा इनइक्वालिटी हुआ। उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, उसको क्लास का पार्ट ही नहीं मानते। अगर फॉर एग्जांपल हमारी क्लास में कोई बच्चा है जो कि हैंडीकैप्ड है, जो कि पैर से नहीं चल सकता है, फिर उसका एक हाथ नहीं है, तो बच्चे उसके मजाक उड़ाते हैं, अरे तेरा तो एक हाथ नहीं है, टूटा हुआ है। तो ये कोई सही बात नहीं होती। हमें बच्चे को समझाना चाहिए ये भी हमारे क्लास का पार्ट है, और क्या पता ये तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट निकले मेंटली। तो स्टूडेंट्स, ये भी कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट बात, मेल एंड फीमेल में लोगों का किया जाता है। तो मेल एंड फीमेल जैसे इंपॉर्टेंस मेल को ज़्यादा दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कहीं पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वहाँ पर मज़दूर जो काम करने आते हैं, अब देखो मज़दूर जो, जाहिर सी बात है, उसका 8 से 9 घंटे काम करेंगे। फीमेल को कम पेमेंट दे रहे हैं, कम पैसे दे रहे हैं, मेल को ज़्यादा दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है सोसाइटी में कि मेल जो है फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। तो क्या क्या वहाँ पर वुमेन क्या काम नहीं कर रही, वहाँ पे क्या फीमेल काम नहीं कर रही, वो भी तो कंस्ट्रक्शन करवा रही है। तो वहाँ पे इक्वलिटी मिलनी चाहिए, ठीक है, इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए, उसके राइट्स बिल्कुल इक्वल, केयर उसकी इक्वल होनी चाहिए, बिल्कुल रेस्पेक्ट बराबर मिलनी चाहिए उसे समाज में। या फिर अगर हम ऑफिस में ही बात करें, जो लोग ऑफिस जाते हैं, जो आईटी कंपनीज वगैरह में जाते हैं, उसमें फीमेल्स के साथ
कह सकते हैं इनइक्वालिटी होती है, भेदभाव होता है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जहाँ पर। दूसरी बात एक और इसमें कॉन्सेप्ट आ गया, इकोनॉमिकल स्टेटस। इकोनॉमिकल स्टेटस का मतलब फाइनेंशियली, कि जो इंसान पैसे के तौर पर स्ट्रांग है उसको तो कह सकते हैं कि भाई अमीर आदमी है, भाई अमीर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। पैसे में अगर लो है, उसकी इनकम लो है, तो उसको लो गरीब आदमी बोला जाता है। तो ये भी समाज में कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से इनइक्वालिटी होती है। अमीरों को ज़्यादा सर्विस ऑफर की जाती हैं एज़ कम्पेयर टू गरीब लोग, पुअर पर्सनस। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिस वजह से हमारे देश में इनइक्वालिटी होती है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, वाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्यों इतना ज़रूरी है? यूनिवर्सल का मतलब जो पूरे दुनिया में फॉलो होता है, एडल्ट मतलब जो 18 ईयर से बड़ा है, और फ्रेंचाइजी मतलब एज अ राइट, यानी कि पूरी दुनिया में जो भी इंसान 18 ईयर्स का या फिर उससे बड़ा है उसको राइट्स दिए गए हैं। तो वो क्यों ज़रूरी है, उसकी क्या नेसेसिटी है, क्या उसकी ज़रूरत है, क्या महत्व है, उसका ज़रा जानते हैं क्वेश्चन में। तो उसका आंसर जो लिखा हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। डेमोक्रेटिक सोसाइटी कहने का मतलब है ऐसी सोसाइटी जिसमें डेमोक्रेसी का घुलन है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें लीडर्स आते हैं, वो लीडर्स को चुनेगा, उसका एनवायरनमेंट ऐसा बना हुआ है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, कि भाई वो उसमें वर्क कर रहा है। अब 18 ईयर्स में क्या कर सकता है, वो वोट दे सकता है, लीडर्स को चुन सकता है। लीडर क्या करता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव का काम करता है, बिकॉज लीडर्स हिमसेल्फ और हर सेल्फ रिप्रेजेंट अ सोसाइटी और अ पब्लिक और अ पर्सन। तो हमारा नेता जो हमने उसको चुना है उम्मीदों पर सोच कर कि भाई ये हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, ये हमारी नीड्स हैं हमारी सोसाइटी की, जो हमारी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करेगा, हमारी प्रॉब्लम्स को समझेगा सोसाइटी के, तो उसके उम्मीद पर ही, उसके विश्वास पर ही वोट दिया जाता है। तो बिकॉज इट गिव्स ऑल एडल्ट दोज हु आर 18 ईयर्स अबव सिटीजन्स, वो जो भी इंसान 18 साल या 18 ईयर्स से ज़्यादा है, उन सिटीजन्स को, उन देश के नागरिक को, उस देश के आदमी को वो एक राइट देता है। और राइट किसका? राइट टू वोट, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड। वो किसी भी सोसाइटी का हो, हाई सोसाइटी का हो या फिर लो सोसाइटी का हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, इकोनॉमिक बैकग्राउंड कहने का मतलब चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, कैसा भी, किसी भी कास्ट का क्यों ना हो, किसी भी रिलीजन का क्यों ना हो, अगर वो 18 ईयर से है तो बस वो वोट दे सकता है और अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसमें बात कही गई है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 5, आइए जरा जान लेते हैं। लिस्ट 3 बेनिफिट्स ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील प्रोग्राम के 3 फ़ायदे क्या हैं, आइए जरा जान लेते हैं। वो 3 फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स ऑफ द मिड डे मील प्रोग्राम। अरे मिड डे मील प्रोग्राम क्यों चलाया जाता है स्टूडेंट्स? मिड डे मतलब, कहने का मतलब है कि भोजन कराना दोपहर में, यानी कि भाई पूरे आधे दिन की जिम्मेदारी ले लेना। मिड डे मतलब हाफ डे, तो हाफ डे तक की जिम्मेदारी ली जाती है। मील मतलब फूड, खाना, तो आधे दिन तक जिम्मेदारी लेने वाला ऐसा प्रोग्राम, उसके क्या फ़ायदे हैं आइए ज़रा जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है, मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग इन रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। अब देखो लोग बच्चे ऐसे होते हैं कि भैया आजकल जो विलेजेस होते हैं या फिर कोई ऐसे छोटे छोटे टाउन्स होते हैं, वहाँ पर ऐसा होता है भाई स्कूल में जाके कड़ी चावल मिलेंगे, खिचड़ी मिलेगी, खाना खा के। वो प्राइमरी लेवल के जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर ऐसे प्रोग्राम्स चलते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए हैं। गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है, फंक्शन करती है इन जैसे प्रोग्राम्स को, मिड डे मील प्रोग्राम, और ये हर स्टेट की गवर्नमेंट करती है, क्योंकि जो भी छोटे बच्चे हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे, जिससे कि वो पढ़ सकें, काम कर सकें, फिट रह सकें, इसीलिए उनको न्यूट्रिशन ये खाना दिया जाता है। और अब देखो पुअर चिल्ड्रन, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भाई पुअर लोगों के पास तो इस तरह भी पैसा नहीं होता कि भाई वो अपना तीनों समय का खाना अरेंज कर सकें, तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए, उनके बच्चों को सिक्योरिटी देने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। और इसमें उनके बच्चे ही ज़्यादा स्कूल में, अब देखो लोग इसी लालच में आके बच्चे क्या करते हैं, अरे भाई स्कूल में खाना मिलेगा,
गरीब लोगों के बच्चे, तो ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लेते हैं उसमें, और रोज़ाना अटेंड करते हैं स्कूल को। वही आज तो खाना मिलेगा, आज तो पूड़े कचौड़े मिलेंगे, तो ये खाना दिया जाता है। बिल्कुल बच्चों का न्यूट्रिशन, मेंटल लेवल, मेंटल ग्रोथ हो उनकी, ठीक, फिजिकली ग्रोथ हो, बच्चे पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो, इसीलिए प्रॉपर न्यूट्रिशन देना भी ज़रूरी है, जो कि गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाती है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट इसमें दिया गया हुआ है, हैज़ आल्सो हेल्प्ड रिड्यूस कास्ट प्रेजुडिस बोथ लोअर एंड अपर कास्ट। इस प्रोग्राम ने एक और चीज़ करी है दूर, वो क्या, चाहे किसी भी कास्ट का हम ऐसा प्री मैच्योर एवोल्यूशन कर लेते हैं, कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं कि भाई इसमें तो लो कास्ट के बच्चे आते हैं खाना खाने, हम अपने हाई कास्ट के बच्चे को नहीं भेजेंगे। अरे भाई वो स्कूल है, स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी जाति का, कोई भी रिलीजन का बच्चा उसको बराबर माना जाता है, इक्वल माना जाता है। तो बिल्कुल वो चाहे लोअर कास्ट का हो या फिर अपर कास्ट का हो, वहाँ पर बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। और वो क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील। और वहाँ पर जो दलित वुमेन्स जो होते हैं, जो अनटचेबल्स जो लोग होते हैं, लो कास्ट की जो महिलाएं होती हैं, वहाँ पर वो जाकर खाना बनाती हैं, बच्चों को सर्व करती हैं, जिससे कि उन्हें ये भी पता चले कि ये महिलाएं जो हैं, वो वुमेन्स जो हैं, वो भी लो कास्ट की हैं, दलित वुमेन, ऐसी वुमेन्स को रखा जाता है वहाँ पर। एक और इसमें ये भी बात कही गई है कि स्टूडेंट्स, मिड डे मील प्रोग्राम ने जो हमारे देश में पहले भुखमरी की जो प्रॉब्लम चली थी, उन सभी को भी ख़त्म ही कर दिया है, क्योंकि अब कोई भी बच्चा भूखा नहीं रहता। तो उसमें यही पॉइंट आ रखा है कि द मिड डे मील प्रोग्राम आल्सो हेल्प्स रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स, यानी कि जो गरीब बच्चे हैं, जिनके माँ बाप अपना एक वक्त का खाना भी अरेंज नहीं कर सकते, तो वो उन बच्चों को खाना स्कूल में प्रोवाइड किया जाएगा, स्कूल में दिया जाएगा, ये सर्विस दी जाएगी। एंड हु ऑफन कम टू स्कूल, जो बच्चे स्कूल आते हैं रोज़ाना, उनको ही खाना मिलेगा। भाई जो आएगा, जो आया सो पाया, यानी कि जो पहले आएगा उसको खाना मिलेगा। एंड कैन नॉट कंसनट्रेट बिकॉज देयर स्टमक्स आर एम्प्टी। अब पुअर पर्सन अगर बच्चे को खाना ही नहीं दे पाएगा तो वो पढ़ाई में दिमाग कैसे लगा पाएगा, उसका न्यूट्रिशन, अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो अपना पढ़ाई में कंसंट्रेशन कैसे रहेगा, दिमाग ध्यान कैसे दे पाएगा, उसका मेंटल जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो कैसे हो पाएगा। अगर डेवलपमेंट नहीं होगा मेंटल, तो वो ध्यान कैसे लगाएगा, अपनी स्टडीज़ में कैसे ध्यान लगाएगा। तो ये कुछ फ़ायदे दिए गए हैं हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, ये कुछ प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, जो कि जो छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी लेवल पर जो बच्चे आते हैं 1 to 5th क्लास में, उन सभी को फ्री में खाना दिया जाएगा। ये मिड डे मील प्रोग्राम चलाया गया है, और ये ऐसे बच्चों को अट्रैक्ट करता है, पुअर पर्सनस के बच्चों को, जो गरीब होते हैं, जो अपना अरेंज नहीं कर पाते खाना, उन जैसे बच्चों के लिए ये प्रोग्राम्स बनाया गया। हालांकि इसमें और भी बच्चे आ सकते हैं, बट इसमें ज़्यादातर स्पेशलाइजेशन जो दिया गया वो ऐसे बच्चे स्कूल में आते हैं, और जब बच्चे आएंगे तो रोज़ाना स्कूल अटेंड करेंगे, और रोज़ाना स्कूल अटेंड करेंगे तो पढ़ाई भी करेंगे, पढ़ाई भी होगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, आइए ज़रा जान लेते हैं। व्हाट आर द प्रोविजंस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी। ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जो कि हमारे देश में बताए गए हैं कि भाई हमारे देश में हर इंसान को इक्वालिटी का रिकॉग्नाइज़ किया गया, उसकी पहचान की गई कि भाई वो इंसान के साथ इक्वालिटी हो रही है। आइए ज़रा जान लेते हैं, क्योंकि इक्वालिटी जो है, मैंने बताया था, सेंट्रल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि हमारे देश में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन जो फॉलो किया जाता है उसका सेंटर पॉइंट जैसे हमारा दिल है, तो उसका भी सेंट्रल फीचर इक्वालिटी है। बिकॉज इन द आइज ऑफ द लॉ ऑल पीपल्स आर इक्वल, यानी कि कानून की नज़र में सभी इंसान बराबर हैं, तो सभी इंसान बराबर हैं, तो बस बराबर का ही यहाँ पर लॉ बताया गया है। तो आइए ज़रा जान लेते हैं तो क्या क्या प्रोविज़न्स हैं जिनसे कि हमें इक्वालिटी पता चलता है। सबसे पहली बात दे रखी है स्टूडेंट्स इसमें, एवरी पर्सन हैज़ टू ओबे द सेम लॉज। हर इंसान, चाहे कोई सा भी हो, अमीर हो या गरीब हो, चाहे इकोनॉमिकल हमारा बैकग्राउंड से क्यों ना रहा हो, चाहे सोशल बैकग्राउंड से क्यों ना रहा हो, चाहे वो हमारा लो कास्ट का हो या हाई कास्ट का हो, सभी को कानून
लॉ फॉलो करना पड़ेगा और सभी के लिए सेम लॉ है, एक समान कानून है, किसी के लिए भी कोई चेंज नहीं आ सकता क्योंकि इन द आइज ऑफ द लॉ ऑल पीपल्स आर इक्वल। तो यानी कि कानून की नज़र में सभी लोग बराबर हैं और जब कानून सभी के लिए होना और तो लोग भी उसको सभी फॉलो करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसमें बोल रखा है नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। कोई भी इंसान अपने उसके साथ भेदभाव तब तक नहीं किया जाएगा चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, चाहे उसका कलर कैसा भी हो, काला हो या गोरा हो। गोरे को इम्पोर्टेंस दी जाती, काले को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, उसके साथ भेदभाव किया जाता है, उसके साथ व्यवहार बिहेवियर ऐसा किया जाता है जैसे पता नहीं वो हमारी सोसाइटी का पार्ट ही नहीं है, कीड़ा मकोड़ा की तरह व्यवहार किया जाता है। कास्ट किसी भी कास्ट का क्यों ना हो, लो कास्ट के साथ भी बराबर, उनको भी बराबर का हक है जीने का, तो उनके साथ भी इक्वलिटी वाला बिहेवियर करना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं इसमें। नेक्स्ट बोल रखा है प्लेस ऑफ बर्थ और वेयर एवर दे आर फीमेल और मेल। चाहे वो किसी भी जगह उसका जन्म क्यों ना हुआ हो, बर्थ क्यों ना हुआ हो, चाहे वो हमारा उड़ीसा का ही क्यों ना हो, है तो वो हमारे देश का ही हिस्सा, तो बस उसके साथ भी फिर क्यों भेदभाव करना। तो ये भी चीज़ हमें बताती है चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे पुरुष हो या महिला हो, महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऐसे बोला जाता है कि भाई यार क्या करेगी पढ़ के आगे, चूल्हा चौका ही तो संभालना है आगे। तो बेटे को भी बराबर का हक है, याद करिए, उसको भी पढ़ने का हक है और उसको भी जब पढ़ेगी तभी तो बढ़ेगी आगे, तभी तो अच्छी नौकरी मिलेगी लड़की को भी और अपने कदमों पर खड़ी हो सकेगी। स्टूडेंट्स तो बिल्कुल ये ऐसे रीज़न्स हैं जिससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है कि कोई भी इंसान के साथ अगर इन रीज़न्स पर भेदभाव किया जाता है तो फिर लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो उसको पनिश करेगा, उसको सज़ा देगा, फिर वो सज़ा का हकदार है और सज़ा देने का हक हमारे कोर्ट्स के पास है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट क्यों ना हो, चाहे वो हाई कोर्ट क्यों ना हो और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट क्यों ना हो, कोर्ट उसको सज़ा देने के लिए प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट, अच्छा इसमें और भी पॉइंट्स है बच्चे, जरा देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या बोलता है। थर्ड पॉइंट ये बोलता है स्टूडेंट्स एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग बैकग्राउंड प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट्स। कोई भी इंसान कहीं भी जा सकता है, एंटर कर सकता है, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है, उसके लिए कोई एंट्री बैन नहीं है कि भाई तुम यहाँ पे नहीं जा सकते, या अगर वीवीआईपी एंट्री है तो भैया कोई कॉमन मैन नहीं जा सकता। हर इंसान, क्योंकि पब्लिक जो हमारा कह सकते हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी जो होती है, जो सोसाइटी की प्रॉपर्टी होती है, उसमें हर तरह का इंसान उसको एक्सेस कर सकता है, वहाँ पर जा सकता है और उसका फ़ायदा उठा सकता है। होटल्स में ऐसा कोई नहीं बोला कि भैया ये होटल अमीरों के लिए बना हुआ है, गरीबों के लिए नहीं या कॉमन मैन के लिए नहीं है। होटल बिल्कुल जा सकता है, विजिट कर। दुकान पे भी बोल सकता है कि भाई ऐसा तो नहीं है, क्योंकि दुकान शॉप जो है वो हर इंसान उससे सामान ले सकता है। प्ले ग्राउंड्स कोई भी बच्चा जा सकता है खेलने। एंड ऑल द पर्सनस कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स। हर तरह का इंसान कुएं को इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि कुआं गांव में पहले ऐसा माना जाता था कि भाई अब ये कुआं अगर किसी अछूत इंसान ने छू लिया तो फिर उस पर कोई भी ब्राह्मण हो या फिर कोई क्षत्रिय हो वो कास्ट का पानी नहीं पिएगा उस कुएं से, अगर अछूत इंसान अनटचेबल पर्सन ने उसको टच कर लिया तो। ऐसी अफवाहें फैली हुई हैं और टच करने से क्या है, कोई बैक्टीरिया थोड़ा ना चिपट जाएंगे उस कुएं में। तो ये इनइक्वालिटी ही दर्शाता है, बट हमें इक्वालिटी को प्रमोट करना है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ ऑल पर्सन सारे इक्वल। नेक्स्ट बोल रखा है रोड्स एंड बाथिंग घाट्स। अरे रोड सभी के लिए चलने के लिए सरकार बनाती है हमारे लिए, तो हर कोई रोड पे चल सकता है, बाथिंग घाट्स को यूज़ कर सकता है घाट नहाने के लिए। और अनटचेबिलिटी हैज़ बिन अबॉलिश्ड। छुआछूत वाला जो प्रोग्राम जो पहले जो चलता था इनइक्वालिटी को करने के लिए, वो भी बंद हो गया है, उसको भी बैन कर दिया गया है पूरी तरीके से, अब नहीं देखा जाता कहीं पे भी। तो ये कुछ ऐसे प्रोविज़न्स थे जो कि हमारे इक्वालिटी को बताते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है
व्हाट आर सिविल राइट मूवमेंट्स? सिविल राइट्स मूवमेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट? सिविल राइट मूवमेंट्स इसमें ऐसा था कि ये अफ्रीकन अमेरिकन महिलाओं ने स्टार्ट किए थे, वुमेंस ने स्टार्ट किए थे। और सिविल राइट्स मूवमेंट्स में यही था कि फेमिनिस्ट मूवमेंट था, एक तरह का फीमेल को प्रमोट करने वाला मूवमेंट था, और ये फीमेल ने ही स्टार्ट किया था। जानते हैं रोज़ा पार्क्स वॉज अ अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन। रोज़ा पार्क्स एक नाम की लड़की थी, लेडी थी, जो कि अफ्रीका अमेरिकन वुमेन थी। Tired from a long day at work, she refused to give up her seat on a bus to a white man. वो थकी हुई आ रही थी, थकी हारी अपने काम करके, और जैसे वो बस में बैठी तो उसने एक वाइट मैन, जो कि गोरा आदमी जो था, उसको सीट देने से मना कर दिया। और ये बात जो है, ये वाक्य जो है, ये 1 दिसंबर 1955 का है। तो सीट देने से मना कर दिया, क्योंकि ऐसा अभी पहले महीना तक भी महिलाओं को खड़े होकर जाना पड़ता था। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती पुरुषों कि तुम्हें महिलाओं को बिठाना चाहिए? तो बिल्कुल। और दूसरी बात, ये अफ्रीका अमेरिकन मूवमेंट्स थी, यानी कि हो सकता है ये रेस के बेसिस पर, कलर के बेसिस पर भी काली रही हो, यानी कि उसका रंग काला हो फेस का। अब वो वाइट मैन था तो इसीलिए लोगों ने सोचा हो, तो उसने सीट देने से मना कर दिया। हर रिफ्यूज़ल दैट डे स्टार्टेड अ ह्यूज एजिटेशन अगेंस्ट द अनइक्वल वेज इन विच अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड। क्या पता उसने जो इनकार किया था, उसने जो मना किया था, उससे बहुत कह सकते कि मैटर फैल गया हो, बहुत भड़क गया हो मामला, क्योंकि उसके जो तरीके थे उसने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया हो उस इंसान से बैठने के लिए। दूसरी बात, वो थी सिटीज़न, कैसी थी? अफ्रीकन अमेरिकन। और वहाँ पर कैसे ट्रीट किया था, विच केम टू नो एज द सिविल राइट्स मूवमेंट्स। अब देखो धीरे धीरे जब आग भड़कती है, मूवमेंट्स जब होता है, आंदोलन जब होता है, प्रोटेस्ट जब होती है, लड़ाई जब होती है, तो वो कोई ना कोई उसका रीज़न रहा होता है उस मूवमेंट को स्टार्ट करने का। तो वो यही कहानी थी कि उसने सीट में बैठने से मना कर दिया था, और उसका वो अफ्रीकन अमेरिकन मूवमेंट थी, कह सकते हैं वो खाली हो मे बी। तो यही रीज़न था, और इसी रीज़न की वजह से वो आग भड़क गई, और इसी को ही हम यहाँ पर सिविल राइट्स मूवमेंट्स बोलते हैं। एंड स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर लास्ट इस चैप्टर का शॉर्ट नोट ज़रा देख लेते हैं कि हमारा देश में इक्वालिटी पर इंडियन डेमोक्रेसी में क्या बात कही गई है। तो ज़रा जान लेते हैं इक्वालिटी के बारे में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल। हमारे देश में जो संविधान है, हमारे देश का जो कानून, जो पुस्तिका है, जो किताब है, वो क्या है? सभी पर्सन्स को इक्वल मानती है। ऑल पर्सन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ। दिस मीन्स that the every individual in the country including male और female from all caste। इसका मतलब ये हुआ जब सभी इंसान बराबर हैं तो किसी भी, हम कह सकते हैं कि किसी भी कास्ट का क्यों ना हो, किसी भी धर्म को फॉलो करने वाला क्यों ना हो, किसी भी ट्राइब का क्यों ना हो, जनजाति का क्यों ना हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना लिखा हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, लॉ सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। तो यही बात इसमें बताई गई है। दिस मीन्स दैट every individual in the country including male and female persons from all caste, यानी कि सभी लोग बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, रिलीजन का, एंड ट्राइब्स, जनजाति जो जंगलों में भटकते रहते हैं। और नेक्स्ट इसमें एजुकेशनल के बेसिस पर भी बोला गया है, चाहे वो इंसान पढ़ा इलिटरेट है या फिर लिटरेट है, पढ़ा लिखा है या फिर नहीं पढ़ा लिखा। नेक्स्ट बोल रखा है इकोनॉमिक बैकग्राउंड, अमीर है या गरीब है, इन सभी को कानून ने क्या माना है? रिकॉग्नाइज एज इक्वल। इन सभी लोगों की इस कैटेगरीज में कोई सा भी पर्सन आता हो, अरे रेस भी आ जाता है इसमें, काला हो या गोरा हो, कानून ने सबको क्या माना है? बराबर। उनको पहचान कैसी दी है? बराबर वाली, रिकॉग्नाइज एज इक्वल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी वीडियो ख़त्म होती है, यहाँ पर चैप्टर का भी वर्क ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये था, अपना काम करते रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, उसको कभी रोकेगा नहीं, क्योंकि ये टाइम बहुत ही संगीन चल रहा है। ओके, थैंक यू क्लास, स्टे होम स्टे से। वीडियो लगे अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और क्लास के साथ बने रहें। ओके।